नमस्कार। आज हम लोग एलटी ग्रेड की लिखित परीक्षा और या मेंस परीक्षा की सफल रणनीति के बारे में बात करेंगे कि पेपर में हम जब पेपर दे रहे हों तो उत्तर कैसे लिखें कि हमारा जो है उत्तर सबसे अच्छा हो और उसमें परीक्षा में हमें अच्छे अंक मिले और हमें हमारा जो है वह सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जो लोग प्री निकाल लिए हैं अब उनका सारा ध्यान सारा फोकस इस पर ही रहेगा, मेंस पर। सारी तैयारी उनको मेंस की ही करनी है, जी जान लगा देना है मेंस के लिए। क्योंकि प्री तो निकल गया है, बस मेंस निकल जाए उसके बाद आपका समझ लो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेंस में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है, जितना हो सके आपको तैयारी अच्छी करनी है। और लिखित परीक्षा होगी, 2 खंडों में होगी, खंड अ और ब। तो एक में 10-10 प्रश्न दोनों में आएंगी, एक लघु उत्तरीय होगा और एक दीर्घ उत्तरीय होगा। एक में 125 शब्द रहेंगे, एक में 125 शब्दों में आपको लिखना है, वह 8 नंबर का रहेगा। और एक में 200 शब्दों में लिखना है, उसमें 12 रहेगा, 12 अंक मिलेगा आपको। तो 20 प्रश्न करने हैं। तो और टाइम 3 घंटे का है, लिखने का है। इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि लिखना है, लिखने की आदत डालनी है। स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए लिखने की और हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे अंक लाने के लिए हैंड राइटिंग भी बहुत मैटर करती है। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन से अच्छी किताबें हैं जिससे तैयारी करें और हमें अच्छे उत्तर लिखने आ जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर भी मेंस की परीक्षा की तैयारी करवाऊंगी। जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रकार के प्रश्न मैं आपको दूंगी पीडीएफ के द्वारा। मेरा इसी पर ही, ऐसे मोबाइल से ही मैं इससे पढ़ा रही हूँ, तो इसमें पीडीएफ बना करके मैं अगर जो आपको ज़रूरत लगे कि तो पीडीएफ भी दे दूँगी। और आप अपने तरफ से भी अभ्यास करते रहिए ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना आए। सबसे पहले क्या करना है, सारा जो होता है पेपर में अगर जो आप उत्तर दे रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है कि आपका माइंड कैसा है। माइंड, दिमाग को शांत रखना है और टेंशन नहीं लेनी है। ठंडे दिमाग से उत्तर लिखना शुरू करना है, उसके बाद सोच समझकर उत्तर लिखना है। अब देखेंगे कि हमें कॉपी लिखनी कैसी है, सबसे अच्छा उत्तर कैसे लिखें। उसमें है कि उत्तर लेखन के माध्यम से परीक्षक को आकर्षित करना है। आपको अपनी कॉपी में इतने अच्छे से लिखनी है कॉपी को कि एग्जामिनर देखे कॉपी तो मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए और आपकी कॉपी को ज़रूर पढ़े। जब वह एग्जामिनर कॉपी को पढ़ेगा तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कितने अच्छे से क्या लिखे हैं, तो आपकी सारी चीज़ें जान जाएगा, उत्तर किस प्रकार से दिए हैं। तो जब पढ़ेगा तभी उसका वो अंक देगा पढ़ के। तो आपको अपनी जो कॉपी है उसको बहुत ही अच्छे से लिखना है, उसमें गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें है कि लेखन कौशल, सुंदर लिखना है। आपकी कॉपी सुंदर होनी चाहिए, सुंदर लिखावट होनी चाहिए। सुंदर के साथ साथ, सुंदर लिखने के साथ साथ आपको वह सही भी होनी चाहिए। लिखित परीक्षा में अगर जो लिखित परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसे पास करने के लिए सबसे अहम भूमिका आप लिखे कैसे हैं यह उसमें मैटर करता है कि प्रश्न का जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर आप कैसे लिखे हैं। यह आपके लिखने के कौशल पर पड़ता है।
और जैसे कि मैंने कहा कि परीक्षक को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आप एक जॉब की कॉपियाँ लिख रहे हैं, नहीं कि हाई स्कूल इंटर की कॉपियाँ आप नहीं लिख रहे हैं। तो त्रुटियों से बचना चाहिए आपको, हर हाल में गलती लिखने में नहीं करनी है। लेखन कौशल में इसमें दिया है कि सुलेख है, सुंदर लिखना चाहिए। सुंदर लिखने के साथ साथ गलतियाँ नहीं करनी है। नहीं तो हम लोग हाई स्कूल की कॉपियाँ चेक करते हैं, जैसे मैं ELT ग्रेड में ही सेलेक्टेड हूँ, तो जब हाई स्कूल की कॉपियाँ चेक करते हैं तब ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं कि जो इतना अच्छा लिखे रहते हैं, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी लिखी रहती है उनकी, लेकिन तो वह पास तक नहीं हो पाते। क्योंकि उन्हें कुछ आता नहीं है। तो सुंदर लिखना ही खाली मैटर नहीं करता है, आपको लिखावट सुंदर होने के साथ साथ आपको सही उत्तर और सब कुछ लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर मिलेगा। और तुलना करके लिखना है। पेपर में हर तरह के प्रश्न आते हैं, तो जैसे अगर जो आदिकाल पर प्रश्न आ गए कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर चर्चा करिए, तो उसमें आदिकाल के नामकरण की जितने भी विद्वान हैं उन्होंने जो नाम दिया है, और विद्वानों के नामकरण को खारिज दूसरे विद्वान ने कैसे किया है, यह सब आपको दोनों की तुलना करके लिखनी होगी। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, राउत सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, राम कुमार वर्मा चारण काल कहे हैं। तो इन सबको जितने भी नाम लोग दिए हैं और दूसरे विद्वान ने उन्हें खारिज कैसे किया है, ये दोनों का तुलना करके आपको लिखना है। तो ये हो गया तुलनात्मक। और आगे का है भाषा पर अधिकार होना चाहिए आपका। जिस भी भाषा की आप टीचर हैं, जिस भी भाषा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको अपने भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, और वह भाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कैसे भी प्रश्न आए तो आप उस प्रश्नों का उत्तर दे दें। आगे का पॉइंट है प्रामाणिकता। आपको अपनी भाषा पर अच्छा अधिकार होना चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर ऐसा ही लिखें। और आगे का पॉइंट है प्रामाणिकता। जो भी लिखें वह तथ्यों के साथ और प्रमाणों के साथ लिखें, ताकि आपके उत्तर में दम आए, वजन आए, कि जो एग्जामिनर आपका पढ़े कॉपी, उसे लगे कि हाँ यह अच्छा लिखा है। तो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, विद्वानों के कथन लिखने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें चाहिए। आगे है व्याकरण की शुद्धता और शुद्ध वर्तनी पर जोर। क्योंकि आप एक टीचर की जॉब की तैयारी कर रहे हैं और एक टीचर की जॉब की परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है। शुद्ध वर्तनी, अगर जो आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो आपका व्याकरण शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध लिखा होना चाहिए, लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, और साफ़ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, कट पिट नहीं होना चाहिए, देखने में कॉपी सुंदर लगनी चाहिए। जिन लोगों की ये बात अच्छी है कि कुछ लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो उनका प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैंड राइटिंग ही अच्छी होना सब कुछ मैटर नहीं करता है। आपको आपकी तैयारी कितनी है, आप उत्तर कैसे लिख रहे हैं, यह मैटर करता है। तो जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो चलो उनका भी सही है, लेकिन जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उनको यह करना है कि सही सही लिखना है, और एग्जामिनर को अपनी कॉपी के माध्यम से आकर्षित करना है। आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे अच्छे से, और जो विद्वानों के कथन हैं उसे, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, बहुत दूर नहीं, उन्हें शब्दों की उचित दूरी बनाकर लिखेंगे,
तो और ब्लैक पेन से हेडिंग ब्लैक पेन से अच्छे से डालिए। विद्वानों के जो कथन है उसे ब्लैक पेन से लिखिए, ताकि जो ब्लैक पेन से लिखा रहेगा तो परीक्षक की नज़र उस पर जाएगी। और सबसे ध्यान देने की बात यह है कि जो भी आप ब्लैक पेन से लिखें उसमें गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसमें गलती होनी नहीं चाहिए। ब्लैक पेन से लिखा हुआ जो चीज़ें सब बहुत अच्छे से याद है उसे ही ब्लैक पेन से लिखें आप, और गलत ना लिखें। तो डरने की बात नहीं है कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है कि हम डर जाएं। आप देख ही होंगे, किसी फंक्शन में जाते होंगे, कोई रहते हैं बहुत सज धज कर आते हैं, लेकिन वहीं उसी में एक कोई रहता है जो सिंपल रहते हैं, मेकअप में सिंपल में, वह सबसे अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है, फिर भी आप उसे सिंपल से अच्छे से लिखेंगे तो आपका उत्तर अच्छा होगा। और आप हमारे साथ जुड़िए, तो मैं उत्तर का लिख के आपको करवाती रहूँगी। उत्तर आप लिख के हमारे पास भेजिए, मैं चेक करके बता दूँगी कि आप में कमी क्या है और आप कैसे लिखे हैं, और मैं सारे टॉपिक को कवर करूँगी। जितनी भी तैयारी हो सकेगी सब मैं करवाऊँगी लिखित परीक्षा के लिए। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और जो मैं समझाऊँगी पढ़ाऊँगी, जो तैयारी करवाऊँगी वो आपको करना है। अब आगे है कि जो लिखें सोच विचार के लिखें। जो भी लिखना है सब, जो पहले जिस प्रश्न का आप उत्तर देने जा रहे हैं, तो अगर जो आप उसे लिख रहे हैं तो आपको सोच समझ कर लिखना है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखना है। जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वही लिखें, प्रश्न से रिलेटेड लिखें। सबसे पहले प्रश्न पढ़ें और उसके बाद उसके उत्तर को सोचें, एक उसका स्ट्रक्चर बनाएं कि हमें कैसे लिखना है उत्तर को, उसके बाद लिखें। आगे है टाइम मैनेजमेंट। टाइम का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें शब्दों की बाध्यता है और टाइम की भी बाध्यता रहती है। 3 घंटे में 20 प्रश्न करने हैं। तो जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वह कम लिख, जो 125 शब्द वाले प्रश्न हैं उन्हें कम टाइम में वो हो जाएंगे, और जो दीर्घ उत्तरीय हैं, जो 200 के प्रश्न 200 शब्दों के प्रश्न हैं, उनको लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी हिसाब से जितने भी पेपर हैं आपको 3 घंटे में उसे डिवाइड कर देना है कि इस एक प्रश्न पर हमें इतना समय देना है, इतने समय में हमें वह जो पेपर प्रश्न है उसे लिख लेना है। तो आप उतनी स्पीड बनाओ कि आपका उसने में जितना समय आप उसमें उसके लिए तय कर रखे हैं तो उतने के अंदर आप लिख लो। अगर जो नहीं भी हो पा रहा है तो 2-4 लाइन छोड़ के आगे के पर जब उसका टाइम ख़त्म हो जा रहा है तो 2-4 लाइन छोड़ के आप दूसरा प्रश्न लिखना शुरू कर दो। ऐसा करने से आपके क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे और आपका प्रश्न भी नहीं छूटेगा, और लास्ट में अगर जो टाइम मिले तो जो 2-4 लाइन आप छोड़े हो उसे भर दो। तो कम से कम पूरा क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि अगर जो छोड़ने की गुंजाइश है, छोड़ने समय नहीं मिल रहा है, तो टाइम का ध्यान रख के अगर लिखेंगे तो आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं। मैं तो जब पेपर देती थी, जितने भी पेपर मैंने दिए हैं लिखित वाले, उसमें हर प्रश्न का टाइम फिक्स कर लेती थी। उस टाइम के अंदर उतना लिखना है, अगर जो नहीं लिख हो पाता है तो उसे छोड़ के दूसरा आगे बढ़ जाओ, ताकि ऐसा करने से होता है कि आपका जो है प्रश्न छूटेगा नहीं और आपका सारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे है लिखने का अभ्यास। लिखने का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कबीरदास ने कहा ही है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, आपको अभी से लिखने का अभ्यास डालना चाहिए, क्योंकि
लिखने की आदत आपकी कब की छूट गई होगी। अब विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, सारे पेपर विकल्प वाले होते थे। तो एलटी में पहली बार दूसरी बार पेपर हो रहा 2018 में हुआ था, तो उसमें एक पेपर था। अब की साल है तो 2 पेपर लिखने वाला भी है। तो इसीलिए लिखने की आदत अभी से डाल लो, ताकि जब पेपर में लिखना रहे तो ना हाथ दर्द करे और ना आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़े। लिखने की आदत डालने से ये होगा कि क्वेश्चन आप लिखेंगे, एक क्वेश्चन उठाएं, जैसे आदिकाल, जितने भी काल हैं उनकी प्रवृत्तियां आपको ज़रूर आनी चाहिए। एक प्रश्न प्रवृत्तियां विशेषताओं से ज़रूर पूछेगा। आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर ज़रूर पूछेगा। तो ऐसे आप प्रश्न तैयार करिए और उसको लिखिए। जो विद्वानों के कथन हैं, नामकरण की समस्या पर आएगा तो सारे विद्वानों का नाम देना है, उन्होंने क्या कहा, क्या नाम दिया और अगले विद्वान ने उन्हें कैसे खारिज किया, ये सब लिखना है। तो आप आदत बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्नों को, घर पर कॉपी पर नोटबुक पे लिखेंगे, तो उसके बाद आप पेपर में लिख लेंगे अच्छे से। नहीं तो पहले ही बार पेपर में लिखेंगे तो आप उतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए लिखने का अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। करते रहिए अभ्यास, सारे प्रश्न उत्तर लिखते रहिए। और आगे है, भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। कोई माने नहीं है कि आप क्लिष्ट भाषा एकदम तत्सम शब्द शुद्ध शुद्ध भर दें तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। भाषा सरल होनी चाहिए। जैसे देखो, मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास जितने लिखे वह सरल भाषा में लिखे हैं, देश की जो जनता की भाषा में लिखे हैं, और वह इतने प्रसिद्ध हो गए, महान हो गए। वैसे ही भाषा आपकी सरल होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। एग्जाम जो आप कहना चाह रहे हैं, जो भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं, वह एग्जामिनर जान जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और तथ्यों के साथ देंगे, सरल भाषा में देंगे। आचार्यों के जो विद्वान हैं उनके कथन दिख उसमें डालिए। तो ये सब करेंगे तो आपका सरल भाषा में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। आगे है तथ्यात्मक, तथ्यों के साथ आपको लिखना है। फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, जो तथ्य हैं उसको लिखना है उत्तर में। और ताकि आपकी जो कॉपी कोई पढ़े, जो एग्जामिनर, क्योंकि एक कॉपी को 5 लोग चेक करेंगे, तो जब आप तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ लिखे रहेंगे तो कोई भी उसको गलत साबित नहीं करेगा। और कॉपी को देख के ऐसा लगना चाहिए कि आपको गहरी समझ है, आप जो उत्तर लिख रहे हैं उसकी आपको बहुत अच्छे से समझ है। आगे है संतुलित उत्तर लिखें। फालतू की चीज़ें नहीं लिखना है। जो प्रश्न पूछ रहा है, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए और वह उसका उत्तर क्या हो रहा है, उस उत्तर को सोचिए, तब उसके बाद लिखिए। फालतू की चीज़ें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आपको कम शब्द में अधिक लिखना है। 125 शब्द, 200 शब्दों में आपको ऐसे ऐसे वर्ड डालने हैं कि ताकि वो फालतू के ना हो, आपकी मेहनत वेस्ट न जाए। तो संतुलित उत्तर दीजिए जितने का, जैसे 125 शब्दों में कह रहा है, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि छोटे क्वेश्चन को बड़े में नहीं करना। जैसे 125 शब्दों का बोल रहा है तो आपको 125 शब्द में ही लिखना है उसे ये नहीं कि उसे बढ़ा चढ़ा के लिखें। तो अगर जो 125 शब्द से ज़्यादा, 125 शब्द का 150 शब्दों में लिखेंगे तो आपको उसमें बहुत कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने नंबर का है नंबर के उतने मिलेंगे, उससे ज़्यादा के नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा अंक मिलेगा नहीं। तो उसमें आपका समय और मेहनत दोनों बर्बाद जाएगी। तो 125 शब्द का है तो 130 शब्द लिख दीजिए, बहुत है। और उसके बाद अगर जो ज़्यादा का लिखेंगे तो ज़्यादा लिखेंगे, 125 शब्दों से ज़्यादा अगर जो लिख दिए तो समय उसी में चला जाएगा और क्वेश्चन छूटने का डर रहेगा। तो जितने का कहा रहा है, जो प्रश्न की मांग है उस हिसाब से आप लिखिए, और फालतू की चीज़ें बिल्कुल मत लिखिए। जो उसमें काम की चीज़ है, गिन गिन के शब्दों को लिखना है, चुन चुन के कॉपी को सजानी है, ताकि आपकी कॉपी कोई चेक करे तो वो
मजबूर हो जाए आपको अच्छे अंक देने के लिए। और एक बात और, जब आप पेपर देने जाएंगे तो परीक्षा देते समय यह पता कर लें कि बी कॉपी मिलेगी कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी परीक्षा में बी कॉपी नहीं मिलती है और किसी किसी परीक्षा में बी कॉपी मिल जाती है। तो अगर जो आप पहले से ही पता कर लेंगे कि बी कॉपी मिलेगी कि नहीं तो उसी हिसाब से आप लिखेंगे। नहीं तो अगर जो दूर दूर लिख दिए, आज ज़्यादा लिख दिए तो कॉपी भर गई और क्वेश्चन छूट गए तो आप वो क्वेश्चन को कहाँ लिखेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप जितने शब्द का कह रहा है उतने ही शब्द लिखिए, फालतू के शब्द नहीं लिखिए। और पता कर लीजिए कि सर बी कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बीएड में मैंने खुद बीएड का पेपर दिया था तो हमें पता नहीं था कि बी कॉपी नहीं मिलती है। उसके बाद मैंने जब मेरे दो दो पन्ने रह गए थे तभी मैंने बी कॉपी मांगा तो वो बोले कि बी कॉपी नहीं मिलती है, वह जितने शब्दों में कहा गया है उसी के अनुसार कॉपी है। तो फिर मैंने उसी में एडजस्ट किया। इसीलिए पहले पता कर लेंगे कि बी कॉपी मिलेगी कि नहीं तो उसी हिसाब से आप लिखेंगे। और एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। उस प्रश्न से संबंधित कोई न कोई चीज़ें आपको ज़रूर लिख देनी है। प्रश्न छोड़ने से बेहतर है कि उस प्रश्न के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर लिख दें तो एक दो नंबर ज़रूर मिल जाएगा, उससे रिलेटेड लिख दें। तो प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए, जो आ रहा है उसे लिखो। और हाँ, जो प्रश्न सबसे अच्छे आ रहा है, अच्छे से जो आपको याद है, जो सबसे अच्छा याद है प्रश्न, उसको आपको पहले लिखना है। क्योंकि आपको अपनी छाप परीक्षक पे डालनी है। जो सबसे अच्छा उत्तर आ रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे तो जब अपनी जी जान लगा देना आप प्रश्न, पहला प्रश्न लिखने में। इसीलिए जो सबसे पहले, जो सब आपको सबसे अच्छे से आता हो उत्तर, जो प्रश्न, उसे सबसे पहले लिखिए और उसे खूब अच्छे से लिखिए ताकि एग्जामिनर जैसे ही कॉपी खोले और पढ़े तो वो खुश हो जाए। तो जब कॉपी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसके माइंड पर भी डिपेंड करता है कि उसका माइंड कैसा है। तो पहला जब प्रश्न लिखेंगे तो आप एक भी अक्षर की गलती नहीं होनी चाहिए और विराम, बर्तनी, मात्राएं सब पर ध्यान दे के लिखना है। इसीलिए जो सबसे अच्छे आएगा उत्तर वही आपको पहले लिखना है ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और खुश माइंड से आपकी कॉपी चेक करे। क्योंकि 4-5 लोग चेक करते हैं, जब पहला उत्तर सही रहेगा तो उन्हें लगेगा कि हाँ इन्हें आ रहा है। यह नियम तो ऐसे ही है कि जो अक्सर जो आसान प्रश्न है उसे पहले करना है। क्यों करना है? एक और रीज़न है। आसान प्रश्न हमें आ रहा है, हमें उस पर सोच के टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो आसान प्रश्न आ रहा है उसे लिखते जाएंगे, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हें लिखते जाओ। जो उसके बाद जब हमारे प्रश्न हो जाएं और मान लो छूट रहे हैं प्रश्न, तब जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको सोचो, सोच सोच के थोड़ा बहुत उसमें कुछ लिख दो। इसीलिए टाइम बच जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो प्रश्न आ रहा है आपको उसे पहले लिखना चाहिए और गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप भावी टीचर हैं और अगर जो गलती कर देंगे लिखते समय तो एग्जामिनर को लगेगा कि यह जब लिखने में गलती कर रहे हैं तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए आप एक टीचर की जॉब करने जा रहे हैं तो आपको त्रुटियों से, गलतियों से बचना चाहिए। आपकी कॉपी में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती नहीं करना है। कॉपियों में कट पिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉपी कैसी होनी चाहिए? साफ़ सुथरी होनी चाहिए कॉपियाँ। देखने में सुंदर लगनी चाहिए। जब साफ़ सुथरी रहेंगी, कोई कट पिट नहीं रहेगा, कोई गलती नहीं रहेगी तो कॉपी देखने में अच्छी लगेगी। इसीलिए आपको
साफ़ सुथरी कॉपी रखनी है। गलती बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी में आपको अधिक समझाना है, ठीक है। आपको थोड़े में अधिक समझाना है, क्योंकि जो थोड़े में अधिक समझाना है, क्योंकि जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं थोड़े में आपको अधिक समझाना है। जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को का उत्तर जो कम देना है। जैसे गागर में सागर भरना है, तो कम में अधिक कहना है आपको। तो इसीलिए उसमें गिन गिन के शब्द लिखने, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हीं शब्दों को उन्हीं को लिखना है। तो थोड़े में अधिक चीज़ें आपको समझा देनी है। कम में कम लिखो और उसके भाव अच्छी चीज़ ज़्यादा चीज़ों के व्यक्त हों। तो थोड़े में अधिक कहना है आपको। और उसके बाद अपने जो किताबें हैं उसमें जो बीए एमए की किताबें हैं आपकी हिंदी की अगर जो तैयारी कर रहे हैं, तो बीए और एमए की जो आपकी किताबें हैं उन किताबों से, जो या तो आपके पास किताब हो या तो आप सीरीज लिए होंगे जब पेपर दिए होंगे एमए का, बीए का, बीए का, तो आपने देखा होगा उसमें प्रश्न, उसमें लिखित परीक्षा होती है, तो उसमें प्रश्न दिया रहता है। उनको अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको प्रश्न लिखने, उसमें प्रश्न आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न रहते हैं। तो क्योंकि यही सब चीज़ हिंदी है, तो हिंदी साहित्य से ही प्रश्न पूछेंगे, कहीं ऊपर से तो प्रश्न गिरेगा नहीं। जैसे प्रवृत्तियाँ पूछेगा, और जो है नामकरण की समस्या पूछेगा, उस युग की क्या देन है, यह सब पूछेगा। तो ये सब चीज़ें, जैसे भक्ति काल के बारे में पूछ लेगा और महत्वपूर्ण कवियों के बारे में पूछ लेगा, जो उस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में पूछ लेगा, यही सब चीज़ें पूछेगा। तो आपको क्या करना है, बीए एमए की जो आपकी है हिंदी की नोट्स जो आप बनाए हैं उसको पढ़िए, और जो किताबें लिए हैं उसके प्रश्नों को देखिए, ये सब आप देखिए। फिर बेस्ट बुक जैसे है बच्चन सिंह की है, हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का, शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इन लोग को पढ़ लो एक बार। उसके बाद जो आलोचकों ने आलोचना की है, जैसे अपभ्रंश भाषा का उद्भव और विकास, आलोचकों ने आधुनिक साहित्य, ऐसे कई आलोचक लिखे हैं। तो उन सबको पढ़ना, जितने भी काल से रिलेटेड हैं और जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी जो कवियों ने आलोचना की है, तो उसको भी आपको पढ़ लेना है। ताकि अगर जो, जैसे तुलसीदास के बारे में ज़रूर आएगा, भक्ति काल से अगर जो प्रश्न पूछेगा राम भक्ति शाखा में, तो तुलसीदास सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास हैं, और केशव दास भी हैं, तो कबीर दास हैं। इन सब पर प्रश्न बन सकता है, इन सब के कृतित्व पर क्या क्या लिखा है, इनकी काव्य की क्या विशेषताएं हैं, इनका कला पक्ष और शिल्प पक्ष, भाव पक्ष, ये सब पूछेगा। तो यह सब आपको तैयार कर लेनी चाहिए। आलोचकों ने विभाजन जो किए हैं उसको भी पढ़ना है। तो यह रहा कुछ जो मेरे समझ से था, कि अगर जो आप LT ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उसका अगर जो परीक्षा देना है, तो उत्तर, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें कि आपको सफलता मिल जाए उसमें उत्तर लिखने में, और आपकी कॉपी एग्जामिनर को अच्छी लगे। आप अच्छी लगने वाली बात नहीं, अगर जो आप सही लिखेंगे, गलती नहीं लिखेंगे करेंगे, तथ्यों के साथ लिखेंगे, तो आपकी कॉपी, आपको ज़रूर नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये मेरी यह कोशिश थी कि एक बार आपको बता दें
कि परीक्षा हॉल में लिखते समय आप कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे और कैसे लिखेंगे कि आपको अपनी एक सीट पक्की हो जाए। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ लिखित के जो मेंस हैं उसके प्रश्नों के साथ मिलेंगे। एकदम आप हमसे ज्वाइन हुई और मैं आपकी तैयारी कराऊंगी। अभ्यास से लेके सिलेक्शन तक का सफ़र रहेगा हम लोगों का। आप अभ्यास करिए, मैं आपको प्रश्न दूंगी, प्रश्न लिखवाऊंगी, आप उसका अभ्यास करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यह अंतिम पड़ाव है। आपने एक पड़ाव तो पार कर लिया है प्री का, अब मेंस है। इसमें अगर जो आप जी जान लगा देंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो सारी समस्याओं को एक तरफ करिए और लगन से जुट जाइए मेंस की तैयारी में। रिजल्ट नहीं निकला है, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं कि जब रिजल्ट निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे, नहीं, अभी रिजल्ट जब निकलेगा तब निकलेगा। 2018 में तो हमने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय आयोग ने आंसर की नहीं निकाली थी, आंसर की नहीं निकली थी 2018 में। लेकिन अभी इस साल देखो आयोग आंसर की अगर जो निकाल देगा तब तो आपको 15-20 दिन में ही पता चल जाएगा कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। बस इतने पता चल सकता है और ये नहीं पता चल सकता कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं। आप उम्मीद लगा सकते हैं, वह तो रिजल्ट जब निकलेगा तब पता चलेगा कि हाँ आप प्री क्वालिफाई कर लिए हैं और मेंस में आपको मेंस की परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो पहले से ही हताश मत होइए, निराश मत होइए। आप पेपर दे दिए, अपना कर्म कर दिए, अब आपके कर्म के अनुसार से फल मिलेगा। तो बिल्कुल डरना नहीं है और तैयारी में लग जाना है। तैयारी शुरू कर दो ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमारा कम नंबर है, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हम क्या करें। और तैयारी ना करें मेंस की, उसके बाद रिजल्ट जब निकले मेरिट लो जाए तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए प्री में। उसके बाद फिर वही जल्दबाजी में ये करो वो करो, टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दो ताकि जब पेपर देना रहे तो किसी प्रकार का पछतावा ना रहे कि काश मैंने तैयारी कर ली होती, तब हमारे अच्छे नंबर आ जाते। तो इसीलिए सारी पारिवारिक समस्याओं को एक तरफ करिए। जो हाउस वाइफ लेडीजें हैं उनके लिए तो पढ़ाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उन्हें परिवार भी देखने रहते हैं और बच्चे परिवार सब कुछ देखना रहता है, उसके साथ भी पढ़ाई करनी रहती है। इसलिए उन्हें तो अपनी नींद को त्यागनी है, अपने सुखों को त्याग दो। 2-3 महीना अगर जो आप अपने सुखों को त्याग देंगे तब बाद का जीवन सुखमय होगा। इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। जितनी किताबें हैं बस उतनी, आपके पास जितनी किताबें हैं बस दो मेरे ख्याल से तो 2-3 किताबें ले लो। एक तो व्याकरण की ले लो, जैसे कामता प्रसाद गुरु की होगी, और भोलानाथ तिवारी की है लिपि से संबंधित। बस 2 किताबें ये ले लो और 2-3 ले लो ये जो इतिहास है, और पढ़ लो जो आलोचकों ने लिखा है। यूट्यूब पर इतने भरमार हैं और गूगल पे डाल दो नाम लिख के, वैसे आलोचना आ जाएगी, पढ़ लो। बहुत सारी किताबें नहीं लेना, भटकना नहीं है। जितने भी काल हैं उनकी प्रवृत्तियां जरूर आपको आनी चाहिए। और नामकरण की समस्या खाली 2 ही में आएगा, आदिकाल में और रीतिकाल में। और नामकरण की समस्या तो किसी में नहीं आएगी। जो विद्वानों के कथन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कथन और काव्य पंक्तियाँ आपको आनी चाहिए। काव्य पंक्तियाँ और मैं वीडियो बनाऊंगी कि अगर जो जैसे किसी मेन कवि हो गए, मुख्य कवि हो गए, जैसे निराला मान लो आधुनिक काल के, अब अगर जो उनकी रचनाओं पर पूछ लिया, कला पक्ष, भाव पक्ष, शिल्प पक्ष, इस पर पूछ लिया तो आपको काव्य, इनकी जो काव्य पंक्तियां हैं वह आनी चाहिए। तभी आप उदाहरण दे के उन काव्य पंक्तियों को लिखेंगे और बताएंगे कि ऐसे इन्होंने लिखा है। तो मैं काव्य पंक्तियों पर वीडियो लेके बहुत जल्द आऊँगी। जितने भी आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ, जैसे रश्मिरथी हो गया,
कामायनी हो गया, राम की शक्ति पूजा हो गया, सरोज स्मृति हो गया, ये जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कविताएं प्रसिद्ध हैं, असाध्य वीणा है, सारी काव्य पंक्तियां मैं ला दूंगी ताकि आप एक बार उसको पढ़ लें और पेपर में जब उत्तर लिखें, इन लोगों से संबंधित अगर जो पूछ लें इनकी कृतित्व पर, इनके कला पक्ष और शिल्प पक्ष, भाव पक्ष पर, तब आप उदाहरण के द्वारा आप उसे बता सकें। ये रहा मेरी छोटी सी पहल कि मेरी यह कोशिश थी कि मैं आपको एक अच्छा उत्तर लिखने का सुझाव दे सकूं। पहले सबसे पहला वीडियो तो यही है कि आप एक अच्छा उत्तर लिखें कैसे। जब आप अच्छा उत्तर लिखेंगे तो उसके बाद तैयारी करेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में LT ग्रेड के लिखित परीक्षा के पेपर के साथ, क्वेश्चन के साथ। अब हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी, आप उसका रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, उसके बाद कॉपियाँ लिखेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उससे आप उस पर आप मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन लिख के भेजिए और मैं उसे बताऊंगी कि आप में क्या कमी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में LT ग्रेड के प्रश्न के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचती रहे और हमारा सफ़र अभ्यास से सिलेक्शन तक का हो। आप हमारे साथ जुड़िए। मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि जितना मुझे आता है, जितना मेरा अनुभव है पेपर देने का और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और अपनी परीक्षा को LT ग्रेड की लिखित परीक्षा को और बेहतर बनाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।